बच्चों, मैं हूँ राघव सर। आप लोगों को शिव धनेश्वर ज्ञान निकेतन मदना के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, हम लेके आए हैं अंग्रेजी अनुवाद का क्लास। बच्चों, आप लोगों को जिस चीज़ का इंतज़ार था वह अब इंतज़ार की घड़ी खत्म हुई और हम आज की क्लास में आप लोगों को स्ट्रक्चर पर आधारित ट्रांसलेशन सिखाने जा रहे हैं। हाँ बच्चों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आवे तो उसे लाइक ज़रूर करते जाइएगा और हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल शिव धनेश्वर ज्ञान निकेतन मदना को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि जो हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो से कुछ सीख लिए हों, कुछ सीखने में कामयाबी हासिल किए हों, आपको उपयोगी सिद्ध हुआ हो तो इस वीडियो को निश्चित रूप से दूसरों तक शेयर करेंगे। हम यहाँ पर पहला स्ट्रक्चर देखते हैं, वह है कर्ता प्लस विशेषण प्लस हैं, हूँ या हैं। अगर इस स्ट्रक्चर पर ट्रांसलेशन रहेगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे? कर्ता प्लस विशेषण प्लस है, हूँ या हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, जब अगर इससे हिंदी में हिंदी का कोई वाक्य लिखना है तो क्या करेंगे? कोई भी कर्ता ले लीजिए। कर्ता के रूप में आप जानते हैं कि हम नाउन या प्रोनाउन ले सकते हैं, तो कुछ भी आप कर्ता ले लीजिए। जैसे लिखिए यहाँ पे वह, इसके बाद विशेषण। हमने यहाँ पर विशेषण का एक चार्ट दे दिया है ताकि आपको शुरू में समझने में कोई दिक्कत ना हो। जब इससे आप अभ्यास करना शुरू कर दोगे, कुछ दिन के बाद स्वतः आपके समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से वर्ड विशेषण हैं। वैसे इतना ही विशेषण नहीं है, विशेषण बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें से कुछ जो जर्नल में यूज होता है वैसे विशेषण का सूची में हमने लिख दिया है। फिर एक वचन गण संज्ञा तो अनंत है, लेकिन उसमें से कुछ को मैंने यहाँ पर लिखा है। उसी तरह से फिर नीचे में है अगण्य संज्ञा, कुछ अगण्य संज्ञा का उदाहरण हमने यहाँ पर लिखा है। अभी अब जब आप शुरुआती स्टेज में हो तो इसका सहारा ले सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको इसका ज़रूरत नहीं होगा। चूँकि ये सारे वर्ड्स आप भली भांति वाकिफ हो जाओगे कि कौन कौन सा शब्द विशेषण है, कौन कौन सा शब्द जो है गण्य संज्ञा है, कौन कौन सा शब्द अगण्य संज्ञा है। अभी आपके मन में, आपके फैक्ट्री में नए वर्ड का सृजन नहीं हो रहा है, इसीलिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ से सूची से देखकर भी बना सकते हो। लेकिन बच्चों, ये तभी फायदेमंद होगा जब आप पहले वाले तथ्य को समझ गए होइएगा। वैसे वो पहले आप लोगों को लगता होगा कि सर क्या बता रहे हैं, इसका कहाँ जरूरत होगा, यानी बहुत सारे मन में शंकाएं उत्पन्न होता होगा कि सिर्फ रूल याद समझा रहे हैं, रूल समझा रहे हैं, परिभाषा को समझा रहे हैं, नाउन प्रोनाउन ये सब बता रहे हैं। आखिर इस सब का स्ट्रक्चर में कहाँ जरूरत होगा? उसके बगैर तो हम ट्रांसलेशन बना ही लेते हैं, बना रहे हैं, तो फिर इसका क्या ज़रूरत है? नहीं बच्चों, उसका बहुत ही ज़रूरी है। और कहाँ ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है, वो सारे चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होगा। क्योंकि आप लोग देखते होइएगा कि मकान जो है, कोई बिल्डिंग है तो वो देखने में कितना अच्छा लगता है। ऊपर वाली चीज़ को, बिल्डिंग को हम क्या कहते हैं, ऊपर जो धरती के ऊपर में है, अरे कितना अच्छा बिल्डिंग है। नहीं, यानी सब जो चमक है, दमक है,
जिस भाग में उसको हम लोग ज़्यादा लाइक करते हैं उसको बहुत ही अच्छा कहते हैं। यानी भवन का ऊपरी पोर्शन जो बहुत चमक रहा है उसका गुणगान तो हर लोग करता है, लेकिन जरा सोचिए वह भवन का वह भाग जो धरती के ऊपर है, जो चमक रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, सारे लोगों को अच्छा लग रहा है, वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। लेकिन जरा सोचिए कि भवन का वह भाग जो मिट्टी के अंदर है, बदसूरत है, उसमें ना आप प्लास्टर करवाते हो ना रंग करवाते हो, क्या वह इम्पोर्टेंट नहीं है? जी नहीं, वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक धरती के नीचे में जो भद्दा ईंटा बिछा हुआ है वह मजबूत नहीं होगा, वह आपका नींव अगर कमजोर हो गया है तो बिल्डिंग अच्छा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जरा सा भी नीचे वाला ईंट को घिसकने पर आपका बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगा। उसी तरह से अगर हमने जो आपको पहले वाले वीडियो में जो तथ्य बताया है उसको आप भली बात नहीं समझे हो, तो आप जो आज बिल्डिंग स्टार्ट कर रहे हो, ये जो ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर पर आधारित ट्रांसलेशन स्टार्ट कर रहे हो सीखना, वो नहीं सीख पाओगे। इसलिए हमारे पिछले सारे वीडियो को अच्छी तरह से देख लें, समझ लें, उन शब्दों से वाकिफ हो जाए कि आखिर क्या है। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि कर्ता लेने के लिए तो क्या है, वह आप ले लिया, तो वो हम कर्ता के रूप में क्या लेंगे, तो आपको ये जानना होगा कि हमको नॉन लेना है और प्रोनाउन लेना है। तो नॉन और प्रोनाउन के बारे में जानोगे तब तो यहाँ पर कोई शब्द लोगे, इसलिए पहले वाले वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कीजिए। तो यह है वह। अब यहाँ पर लिखना है आपको विशेषण। ये जो विशेषण का सूची है उसमें से कोई भी वर्ड लीजिए जो इससे सुटेबल हो। जैसे वह अमीर है या वह खुश है, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे खुश है, राम, इसको ले लीजिए, अमीर है। तुम क्या है, तैयार, तैयार हो। यानी आप कर्ता के रूप में नॉन या प्रोनाउन लेते जाइए, इसमें से एडजेक्टिव डालते जाइए, है, हूँ या है, या जो भी उसका हेल्पिंग वर्ड, सुटेबल हेल्पिंग वर्ड लगता है उसको डालते जाइए। आपका हिंदी में वाक्य बनना शुरू हो गया। आप हिंदी का वाक्य इस तरह से बना सकते हो, और एक नहीं हजारों अनंत सेंटेंस का निर्माण अपने मन से कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं हम इसका अंग्रेजी स्ट्रक्चर देखिए। तो बच्चों, जब हिंदी वाक्य का बनावट हो, कर्ता विशेषण है, हूँ, है, यानी कर्ता प्लस विशेषण प्लस है, हूँ, है, ऐसा हिंदी वाक्य का बनावट है, तब उसका अंग्रेजी में जो अनुवाद करेंगे उस वाक्य का बनावट कैसा होगा। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट। क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। उसके बाद दे दोगे इसमें है, हूँ या है के लिए कौन सा वर्ड आता है। तो आपने सीखा है कि इसका होता है इज, आर और एम। हमने बताया था कि जब वाक्य के अंत में है, हूँ, है तो वह प्रेजेंट टेंस में होता है और उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है, इज, आर, एम। तो आपको क्या करना है, इज, आर, एम में से कोई एक लिखना है। किसको लिखेंगे, तो आपने इज, आर, एम के प्रयोग में सीख लिया है कि इज का प्रयोग कहाँ होता है, आर का प्रयोग कहाँ होता है, एम का प्रयोग कहाँ होता है। और उसके बाद इसमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको क्या लिख देना है, जो एडजेक्टिव आपके हिंदी वाक्य में आया है उसका अंग्रेजी लिखना है। ठीक है बच्चों, और लास्ट में फुल स्टॉप डालना है। जैसे है वह, तो वह का अंग्रेजी सब्जेक्ट में क्या है, यहाँ पर वह खुश है। कौन खुश है, जैसे सवाल कीजिए कौन खुश है, तो वह, तो वह का अंग्रेजी क्या होगा, ही। तो यानी करता हुआ ही डाल देंगे। ही के साथ में किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है,
बच्चों, आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपका सब्जेक्ट जिस तरह का है उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा उसी को डालेंगे, अपने मन से कुछ नहीं डालेंगे। तो आपका सब्जेक्ट है ही, और हमने सीख लिया है कि ही के साथ किसका प्रयोग होता है, इज का, इसीलिए लिखेंगे ही इज क्या चीज है, खुश। तो खुश का एडजेक्टिव इसमें क्या है, खुश। तो खुश का क्या होता है, हैप्पी। फिर है राम अमीर है। कौन अमीर है, तो राम। सब्जेक्ट आपका क्या रहा है, राम। तो यहाँ पर क्या लिखेगा, राम। राम के साथ किसका प्रयोग होता है, तो इज का, तो लिखिएगा इज। और इसमें एडजेक्टिव क्या है, अमीर यानी रिच, तो लिखेंगे रिच। राम इज रिच। अगला है तुम तैयार हो। क्या है, तुम। तो तुम का अंग्रेजी क्या होता है, कौन तैयार है, तो तुम का अंग्रेजी यू। तो यू के साथ किसका प्रयोग होता है, आर का, तो आर। और उसके बाद एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे, रेडी, लिखेंगे यू आर रेडी। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, क्या है, कर्ता प्लस एक वचन गण्य संज्ञा प्लस है, हूँ या है। बच्चों, जब आपका वाक्य का बनावट हो, हिंदी वाक्य का बनावट कर्ता प्लस एक वचन गण्य संज्ञा प्लस है, हूँ या है, तो आपको इसका हिंदी में कैसे वाक्य बनाओगे, तो कोई भी कर्ता ले सकते हो। जैसे लिए तुम लोग, तुम, इसके बाद एक वचन गण संज्ञा लेना है। आपको कोई भी वर्ड नहीं ले लेना है, सिर्फ एक वचन गण संज्ञा लेना है। तो अगर आपके मन में आ रहा है कोई ऐसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो डाल दीजिए, नहीं आपके मन में नहीं आ रहा है तो आप इस चार्ट का सहायता ले सकते हैं। जैसे तुम क्या है, लड़का हो, तुम डॉक्टर हो, तुम छात्र हो, तुम गायक हो, इसमें से कोई भी वर्ड आप डाल दीजिए। जैसे तुम लड़का हो। अब जब आपका हिंदी वाक्य बन गया, एक दो और बना लीजिए। जैसे राम डॉक्टर हैं, सीता गायिका है, वह गाय है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, तुम एक छात्र हो, राम एक डॉक्टर है। बच्चों, अगर यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, गण एक वचन गण संज्ञा है, तो उसमें आप एक लिख भी सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो। जब हिंदी वाक्य उसका बनाते हो तो उसमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक लिख भी सकते हो और एक नहीं भी लिख सकते हो। लेकिन जब हम इसका अंग्रेजी में अनुवाद करने लगते हैं तो उसका अंग्रेजी का स्ट्रक्चर देखिए।
उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको डालना है सब्जेक्ट, उसके बाद इज, आर, एम। यहां पर हिंदी के वाक्य में एक लिखा हुआ है तो पर भी आपको ए या एन यहां पर डालना होगा। अगर एक नहीं भी लिखा हुआ है फिर भी आपको ए या एन डालना ही होगा। उसके बाद ही आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन डालोगे। बच्चों, आपको यह हमेशा याद रखना होगा कि अगर कोई वाक्य कर्ता प्लस एक वचन गण संज्ञा प्लस है, हूं, है पर आधारित है और उस वाक्य में यानी उसके हिंदी वाक्य में सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी गण एक वचन गण संज्ञा के पहले एक लिखा हुआ हो अथवा नहीं लिखा हुआ हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हम उसका अंग्रेजी में अनुवाद करना शुरू करेंगे, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, उस समय आपको सब्जेक्ट के बाद इज, आर, एम डालना होगा और उसके बाद ए या एन दोनों में से एक डालना अनिवार्य है। जब तक आप लोग यहाँ पर ए या एन नहीं डालते हो तो आपका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको हमेशा ख्याल रखना होगा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमको ए या एन डालना है, चाहे उसके हिंदी वाक्य में एक लिखा हो या नहीं लिखा हो। तो बनाइए, अब क्या है, तुम लड़का हो तो क्या होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, पहले सब्जेक्ट ढूंढिए, क्या है, तुम लड़का हो। कौन लड़का है, तो तुम का अंग्रेजी क्या हो गया, यू, उस यू के साथ आर का प्रयोग होता है तो आर, और उसके बाद आपको क्या है, लड़का का अंग्रेजी डालना है, लड़का अंग्रेजी होता है वाई। लेकिन हम देखते हैं कि लड़का शब्द जो है क्या चीज है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए पहले आपको उससे सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखने से पहले उसके पहले क्या लिखना होता है, ए या एन। तो यहाँ पर लिखिएगा क्या चीज, एल डालिएगा या एन, तो लिख देखते हैं लड़का अंग्रेजी होता है बॉय। जो बॉय का जो है हिंदी प्रोनाउंसिएशन आप देखिएगा बॉय, ये ब आता है, बो क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है, इसलिए यहां पर क्या डालना होगा, ए डालना होगा। अगर यहां पर जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है उसका हिंदी उच्चारण को देखते, उसके हिंदी उच्चारण को देखते, अगर उसके हिंदी उच्चारण का पहला अक्षर वॉवेल आता तो यहां पर एन डालते। अब देखिए अगला सेंटेंस, राम डॉक्टर है। कौन डॉक्टर है, तो राम, तो राम का अंग्रेजी लिखेंगे राम, राम के साथ होता है इज, और डॉक्टर से क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना, इसलिए उससे पहले आपको क्या डालना होगा, ए या एन। तो क्या डालेंगे, ए डालेंगे कि एन, तो सोचिए क्या लिखते हैं, DOCTOR, डॉक्टर। डॉक्टर का पहला अक्षर क्या है, ड। डॉक्टर जो आप उच्चारण करते हो तो उसका पहला अक्षर क्या आता है, ड। ड क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए उसके पहले आपको ए लगेगा। उसके बाद है सीता गायिका है। कौन गायिका है, सीता, तो लिखिए सीता इज, गायिका का सिंगर होता है, लिखेंगे सिंगर। अब देखेंगे सिंगर जो है आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसमें भी आपको ए या एन लगाना होगा। क्या लगाएंगे, सिंगर, कौन से शुरू होता है, स से, सिंग नहीं, सिंगर स से, जो कि आपका कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए लगाइएगा। और उसी तरह से अगला, वह गाय है। कौन गाय है, वह, तो वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही, सी या फिर दैट। तो जब आपको यहाँ पर गाय जो है स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर सी भी लगा सकते हैं, या फिर दूरी बताने के लिए है तो वहां पर दैट भी लगा सकते हैं। तो लिखेंगे सी इज अ काउ, या फिर दैट इज अ काउ।
यहाँ पर देखिए राम डॉक्टर है और फिर आगे लिखा हुआ है राम एक डॉक्टर है। दोनों का अंग्रेजी एक ही होगा, राम इज अ डॉक्टर। तो बच्चों आज हमने स्ट्रक्चर पर आधारित दो स्ट्रक्चर का जिक्र किया है। एक है कर्ता प्लस विशेषण प्लस है हूँ है, और दूसरा है कर्ता प्लस एक वचन गण संज्ञा प्लस है हूँ है। और सारे स्ट्रक्चर का जानकारी हम अपने अगले क्लास में देंगे। आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन हाँ बच्चों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल शिव धनेश्वर ज्ञानी निकेतन मदना को सब्सक्राइब कर देंगे। और यह वीडियो आप लोगों को फायदा पहुंचाया हो, आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ हो, और आप इस वीडियो से कुछ अच्छे चीज़ों को सीख पाया हो, तो निश्चित रूप से हमारे इस वीडियो को आप अपने दोस्तों या अन्य व्यक्तियों के पास शेयर करेंगे।